अब अब्बास नकवी तो भारतीय जनता पार्टी के तथा कथित दामाद हैं और इस समय साइड लाइन भी हैं। कुछ है वो? कुछ नहीं है। रह गई उनके बाद को तो नोटिस फेक इनकाउंटर जो आज हमारे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे थे? अगर एफआईआर के आधार पर इनकाउंटर कर दिया जाए तो ये तो फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत पहले इनकाउंटर हो चुका। एक्सपीरियंस द ट्रूथ विद नवखाशी समाचार। राम मंदिर चंदा घोटाला में जो मामले हैं वो उसमें अगर हम बात करें तो दिन ब दिन कुछ ना कुछ जो है नया देखने को मिल रहा है। अगर अभी हाल ही में हम बात करें तो एसआईटी की रिपोर्ट में ये आया है कि अर्जुन देव का भी नाम आ रहा है, जो कि सीसीटीवी सर्विलांस रूम में 17 साल से रह रहे थे और उनका ट्रांसफर नहीं हुआ था। तो अगर हम बात करें चंपत राय की, तो चंपत राय का इस्तीफा और अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा आ चुका है। और ये भी कहा जा रहा है, चंपत राय ने ये कहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि हमें दबाव डाला गया है और आरएसएस ने हमसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से प्रदेश सचिव जी हैं, इनका नाम है डॉक्टर सुभाष राजभर जी। इस तरीके से आप देख रहे हैं चंदा चोरी मामले को, दिन ब दिन नई नई चीजें हाईलाइट हो रही है। ये देखिए, चंदा चोरी शब्द बहुत छोटा शब्द है। ये सीधे सीधे भगवान पुरुषोत्तम राम के श्रद्धालुओं भक्तों के आस्था पर डकैती की गई। चोरी नहीं, चोरी बहुत छोटा होता है। चोर छोटे होते हैं। चोर 1000, 5000, 2000 की चोरी करते हैं, आपका पॉकेट काट लेते हैं। यहाँ पॉकेट नहीं काटा गया, यहाँ पूरी टकसाल लूट ली गई। और दुर्भाग्य इस विषय का है कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम के सहारे बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर हिंदुओं को दिग्भ्रमित करके पोलराइज करके 2014 में सरकार में आया और मात्र 2014 की जो सरकार केंद्र की बनी थी वही ईमानदारी से चुनाव हुआ था। उसके बाद के जो भी चुनाव हुए वो चुनाव सारे बीजेपी ने सिस्टम को हाईजैक करके चुनाव जीता। और इनके मुंह से ये बात अब शोभा नहीं दे रही है जो लगातार हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी या इनके पार्टी से जुड़े लोग जो बयान दे रहे हैं, वह यह दिखाता है कि इस पार्टी में अब कोई नैतिकता नहीं बची है। और कुछ मेरे सवाल हैं प्रदेश के माननीय मुखिया से और भारत सरकार से, क्योंकि वहाँ जो चंपत राय जी जिस ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी थे, वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 2024 में बना और उसको बनाया भारत सरकार ने। तो चंपत राय जी का इस्तीफा एसआईटी के बाद आया, त्यागपत्र उनका। दूसरे ने जो भी त्यागपत्र दिया एसआईटी के बाद दिया। लेकिन यहाँ जरूरत जिस दिन से ये मामला प्रकाश में आया उस दिन पूरे ट्रस्टी को, जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र है जिसका 3 कार्य था, एक मंदिर निर्माण के प्रक्रिया को देखभाल करना, दूसरा था जो दान आएगा उसका रख रखाव और संरक्षण करना, ये मेन काम था। और जनरल सेक्रेटरी जहाँ भी होता है, जैसे जो इसकी सामान्य भाषा में प्रबंधक भी कह सकते हैं, इनको मैनेजर कह सकते हैं, तो वो फाइनेंशियल सिग्नेचर उन्हीं से होता है। ये सिग्नेचर ही होते हैं फाइनेंस। और भारत सरकार का वो मंत्रालय जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया, सबसे पहले उस केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा आना चाहिए था नैतिकता के आधार पर। उसके बाद पूरे ट्रस्टियों को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम के भक्ति में सेवा के लिए आए हैं और सेवा के बदले हमारा कुछ उद्देश्य नहीं है। और ये विश्व हिंदू परिषद से चंपत राय जी 2008 से जुड़े थे। क्या इसलिए कि जब यहाँ पैसा तो वहाँ बहुत दिनों से जा रहा था। राम जन्मभूमि का निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के जजमेंट के बाद आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के। 2024 में 5 अगस्त 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ उद्घाटन किया मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद। और उस समय भी आपको याद होगा हमारे एक प्रमुख शंकराचार्य पूज्य और मुक्तेश्वरानंद जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि मंदिर अधूरे रहने पर प्राण प्रतिष्ठा गलत है, मतलब धर्म विरुद्ध। लेकिन चूंकि बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में जाना था और इनको एडवांटेज लेना था,
चलो ठीक है, भगवान के नाम पर एडवांटेज लेते रहे। हमारे समाज में कहावत है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। लेकिन इसका अर्थ भी कई है। एक इसका अर्थ है कि भगवान राम को जितना जपोगे उतना आपके अंदर शुद्धिकरण होगा, आपकी आत्मा शुद्ध होगी। लेकिन बीजेपी ने इसको जो है, चूंकि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, आज से नहीं है, जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय जो ताबूत थे, जो शहीदों के ताबूत खरीदे गए थे, जो टेंडर हुआ था, उस समय भी ताबूत घोटाला किया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये घोटालेबाजों की सरकार पार्टी में आप यह अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि ये ईमानदार होंगे। और अब तो निकल के आ रहा है, मतलब सोने के ईंट, चांदी के ईंट और वो काग भुसुंडी, मतलब जितना भगवान श्री राम से जुड़े लोग थे, अरबों अरबों रुपए में चंदा गया। शुरू में आया कि 700 करोड़ रुपया चोरी हुई। ये चोरी नहीं है, लूट है, मैंने पहले कहा, क्योंकि चोर चाकू से काम करता है और यहाँ तो पूरा सिस्टम से काम हुआ है। अच्छा, इसमें इतने बड़े बड़े नाम शामिल हुए, पर गिरफ्तारी जो हुई और जेल जो भेजा गया वो 8 छोटे लोगों को। देखिए, ये तो इतिहास गवाह है इसका ना। हम्म। चाहे शासन प्रशासन हो या सरकार हो, राजनीतिज्ञ हो, उसमें जब भी लपेटे में आते हैं तो 4th क्लास के लोग आते हैं। नीचे वाले ही मारे जाते हैं और ऊपर वाले नहीं मारे जाते हैं। और ये श्री चंपत राय जी आज किस नैतिकता से उन्होंने त्याग पत्र दिया? नैतिकता का तात्पर्य होता है कि जिस दिन सवाल खड़ा हो गया। नहीं, उनका तो कहना है कि आरएसएस ने दबाव डाल के दिलवाया। अच्छा, ये भी बात है। हाँ। अब सोचिए कि तब आरएसएस और भारत सरकार इन्वॉल्व है इस चीज में। मतलब उनको नोटबंदी से अपना खजाना भरने से पूर्ति नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम विदेश से काला धन लाएंगे। आज के तारीख में विदेश का काला धन 4 गुना बढ़ गया उस समय 2014 से। तो आरएसएस क्या रही है? ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं। जब कांग्रेस के नेतृत्व में हमारा पूरा देश, हमारे उस समय के नौजवान हंसते हंसते फांसी पर झूल जा रहे थे, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, आजाद बिस्मिल हो, ये तो कुछ बड़े नाम हैं। लेकिन ऐसे बेनामी गुमनाम लाखों लाखों क्रांतिकारी हैं जिनका कभी इतिहास में नाम नहीं आया। और उस समय आरएसएस काम क्या था? वो अंग्रेजों को इंडिया का लूपहोल बताता था। तो आरएसएस फासिस्टवादी संगठन है और उसी संगठन का एक पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है। इनसे आप नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते, इनसे आप ऑनेस्टी की उम्मीद नहीं कर सकते। और मजेदार बात, आप पत्रकार हैं, आप भी कुछ ना कुछ कानून के जानकार होंगे। एसआईटी कब गठित होती है? जब एफआईआर दर्ज होता है। बिना एफआईआर दर्ज के आप बताइए एसआईटी गठित कर दिए, वो किससे वो जो है बयान लेगा? जब नेम्ड एफआईआर ही नहीं हुआ तो भगवान श्री राम से वो बयान लेगा? तो भगवान श्री राम का प्रकोप अब इनके ऊपर शुरू हो गया है। और ये पहले से, चूंकि हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन जो पूरे संपूर्ण जगत का स्वामी प्रभु श्री राम है वो तो सब देख रहे हैं। अच्छा, छोटा मोटा चोरी करने पर प्रभु माफ भी कर देते हैं। जैसे एक कोई चोर हो, अपने परिवार के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, उसके पास कोई जीविकोपार्जन का साधन न हो, तो कुछ वो चुरा ले तो भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन जब डकैती डालोगे, और ये डकैती आज से नहीं डाल रहे हैं, बहुत पहले से डकैती चल रही है, जब से ये आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि आंदोलन के समय से देश से नहीं विदेश से भी चंदा आते थे, आज भी आते हैं। तो ये चंदा चोर नहीं, चंदा के डाकू हैं और भगवान श्री राम को बेचने वाले हैं। भगवान श्री राम का नाम लेके ये आए थे, लेकिन भगवान श्री राम को ये बच्चा बना करके श्री नरेंद्र मोदी अंगुली पकड़ के ले जा रहे थे रेगुलेशन के समय। ये बता रहे, नहीं इन्होंने वो गढ़ा था कोटेशन, हम राम को लाए हैं। राम को लाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। राम अनंत है, राम कण कण में व्याप्त है। आपकी 7 पीढ़ियां नहीं पैदा हुई होंगी तब से श्री राम है। तो मोदी जी भी तो अवतरित थे ना, इसीलिए वो राम को लाए। न, अवतरित तो है, बिल्कुल अवतरित है। और दुर्भाग्य है कि ऐसे अवतरित महापुरुष के रहते, प्रधानमंत्री रहते, आज हमारी विदेश नीति कहाँ है? आज पूरे वर्ल्ड में एक भी मित्र देश हमारे पास नहीं बचा। जो परंपरागत मित्र देश हमारा रसिया था, परंपरागत मित्र देश हमारा ईरान था, जो क्रेडिट पर हमको 2-2, 3-3 महीने क्रेडिट पर हमको फ्लूड देता था, ऑयल देता था, गैस देता था, और उसके बदले वो व्यापार कर लेता था। तो सुपर पावर अमेरिका अब दोस्त हो गया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था कि अगर इंडिया पे कोई कुछ करता है तो हम हैं साथ में, व्हाइट हाउस में कोई है। जिस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे आप ही की तरह वार्तालाप कर रहे थे, एक
पर्ची लेकर के, क्योंकि वहाँ वो नहीं लग पाता। तो ऐसे देख के हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक्सेलेंसी, मतलब कि पैरेलल पद का व्यक्ति एक्सेलेंसी बोल रहा है। अब मतलब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलार्ड बोले, और उससे पहले वो मिलार्ड हमारे 2 देश के नागरिकों का उसने हवाई हमला करके मार दिया था। अरे हमला तो खुद कर रहा है, और वो कह रहा है कि भारत पर कोई हमला करेगा तो हम उसकी रक्षा करेंगे। वो भारत का रक्षक हो ही नहीं सकता। इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, जब भी चीन से युद्ध हुआ है, कौन साथ दिया है, किसका साथ दिया है? अमेरिका जब भी खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अभी जो सिंदूर ऑपरेशन था, किसके साथ खड़ा था, आप बता दीजिए। जो विश्व बैंक से पैसा पाकिस्तान अपने जनता को एक दिन की रोटी नहीं खिला सकता है, उसकी इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस रहती है, लेकिन उसको अमेरिका के दबाव में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इतना पैसा दिया जाता है और उससे लिया कभी नहीं जाता है, एक तरीके से अनुदान दिया जाता है। और इसने भारत के साथ क्या किया? जब हम वो डील कर रहे थे मनमोहन सिंह जी, न्यूक्लियर डील, अमेरिका ने कहा नहीं करोगे, जबकि हम ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहे थे कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल हम ऊर्जा में करें, क्योंकि जिस तरीके से हम ऊर्जा बना रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कभी ना कभी एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, इसका भंडारण फिक्स है। तो न्यूक्लियर ही एक ऐसी चीज है जिसका अंत नहीं है। एक टूटेगा तो 100 बनेंगे, 100 टूटेगा तो 1 लाख बनेगा, 1 लाख टूटेगा। ऐसे में 50 प्रकार के प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया था, लेकिन मनमोहन सिंह झुके नहीं, सारे प्रतिबंध लगे, नहीं झुके और डील हुई। आगे चल करके जब पूरी दुनिया दिवालिया हो गया, और खास तौर से अमेरिका दिवालिया हो गया था, मनमोहन जी की इतनी बेहतरीन अर्थव्यवस्था की नीति थी कि भारत के ऊपर सुई के नोक के बराबर भी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा था, अपितु अमेरिका के सारे बैंक दिवालिया हो गए थे। तो ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं महामानव हूं, मैं विश्व गुरु हूं, पर चेला इक्को नहीं, कि फेक इनकाउंटर जो आज हमारे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे थे? अगर एफआईआर के आधार पर इनकाउंटर कर दिया जाए तो ये तो फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत पहले इनकाउंटर हो चुका होता। जिस दंड विधान को आज भारतीय जनता पार्टी चला रही है, अगर यही दंड विधान उस समय की सरकारें लागू कर देती, तो न तो बिहार का ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बना, आज तक जिंदा नहीं होता, कैसे मुख्यमंत्री बन जाता वो। और उसी तरीके से ये हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री के ऊपर जो है 50-60 मुकदमे थे, उसमें ठोका ठोकी हो गया होता है, जो आज का इनका दंड विधान है। तो क्या ये जिंदा होते? भाई इनकाउंटर के बाद तो मर जाता आदमी, तो मरने के बाद आज ये मुख्यमंत्री कैसे बनते? क्योंकि बीजेपी मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद लिया है और एक नरेटिव सेट करता है। हालांकि अब धन्यवाद है आप लोगों का, आप जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, जो यूट्यूबर हैं, असली पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं। आप पब्लिक डोमेन में सच दिखा रहे हैं, और नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक चैनल क्या दिखा रहा है कि झाल मूड़ी में तो मिर्च होता है, ये पता था, पर मेलोडी में भी मिर्च होता है। ये मोदी ने जब इटली के जो है, उसका क्या नाम है दिया उसको, वहां के राष्ट्रपति को, महिला नाम मेलोनी, उसको दिया तो मेलोडी लाइट में आ गए। तो उस पर डिबेट कर रहे थे कि मेलोडी में भी मिर्च होती है। बताइए, ये आज भारत देश किससे जूझ रहा है? आज हमारे भारत देश के नौजवान, किसान, हमारे असंगठित श्रमिक जूझ रहे हैं रोजी रोजगार से। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था कहां चली गई? आप कोई एक भी एग्जाम सही तरीके से नहीं करा पा रहे हो। तो बात देखिए, हमेशा इतिहास का सहारा कौन लेता है? जिसके पास वर्तमान में कुछ करने या कहने के लिए न बचा हो। जैसे कहते 70 साल में क्या हुआ, अरे 70 साल में इतना हुआ, उसी को तुम बेच रहे हो। और अब तो हम लोग बताते नहीं कि और क्या हुआ है 70 साल, उसको भी बेच दोगे। नेहरू को दोस्त, अब तो ये चूंकि ये आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि ये जो चंदा की डकैती हुई है, उसमें भी नेहरू का हाथ है। पर वो उनको मिल नहीं रहा ना कहीं से, कहाँ से पर वो कनेक्शन जोड़ नहीं पा रहे। कनेक्शन जोड़ नहीं पा रहा है। हाँ। जैसे अभी राजनीति इस पर शुरू हुई है, आपसे आखिरी सवाल भी ये रहेगा कि अब्बास नकवी और योगी आदित्यनाथ, पहले योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, फिर अब्बास नकवी का बयान आता है कि सपा जो इस पर राजनीति कर रही है, वो राजनीति ना करे। जिन्होंने जो है राम मंदिर जब बनने वाला था, या मस्जिद जब टूटा था, बाबरी मस्जिद, तो गोलियां चलवा दी थी समर्थकों पे। मैं समझ रहा, देखिए
अब्बास नकवी तो भारतीय जनता पार्टी के तथा कथित दामाद हैं और इस समय साइड लाइन भी हैं। कुछ है वो? कुछ नहीं है। रह गई बात, उनके बात को तो नोटिस नहीं किया सकती। रह गई बात माननीय मुख्यमंत्री जी की। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक सवाल है कि अगर आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोली चली, तो राम भक्तों पर गोली चलाने का जो असली रोल प्ले किया था नृपेंद्र मिश्रा, जो उस समय मुख्य गृह सचिव थे, आप उनको मेन ट्रस्टी क्यों बनाए हुए हो? मंदिर निर्माण समिति के वो अध्यक्ष हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। भाई उस समय हमारे पूज्य नेता जो मुख्यमंत्री थे, उनके सामने दो दबाव था। एक केंद्र सरकार का दबाव था कि लाइन ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा उत्तर प्रदेश के जो हमारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, वहां से निर्देश था कि वहां कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमारे मुखिया ने उस समय के जो हमारे नेताजी थे, उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा जो मुख्य सचिव गृह था, उसको उन्होंने यही कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय और भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आप विवादित क्षेत्र के बाहर ही राम भक्तों को रोक दो। लेकिन नृपेंद्र मिश्रा आरएसएस का एजेंट था, तो वो स्लीपर सेल था। ये बात हमारे नेता को पता नहीं था, नहीं तो उस पद पर रखते नहीं। वो चाहता था कि वहां गोली चले, जिससे कि बीजेपी को ऑक्सीजन मिले। आज बताइए कि लगभग पूरे भारत में बीजेपी की सरकार है और सबसे ज्यादा खतरा हिंदू इसी सरकार में है। कहते हैं हिंदू खतरे में है। आप बताओ भाई, इस समय हिंदुत्व की सरकार है, इस सरकार में हिंदू खतरे कैसे हैं? तो ये इनके जब ये फंस जाते हैं तो इसी तरीके के बेबुनियाद सवाल खड़ा करते हैं। पर उनसे एक मेरा सवाल भी है और मांगूंगा मैं जवाब कि नृपेंद्र मिश्रा को कब हटाओगे, इनसे कब इस्तीफा लोगे? क्योंकि अगर जितना पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव दोषी हैं अगर आपकी नजर में, तो उतना ही दोषी मुख्य सचिव गृह भी है। अगर हमारे नेताजी कहते हैं कि गोली चलाओ, अगर मुख्य सचिव हाथ खड़ा कर रहे तो गोली चल जाता है? मुख्यमंत्री क्या गोली चलाता है? सिस्टम गोली चलाता है ना। गृह मंत्रालय के आदेश से सब चीजें होती है। तो जो सबसे बड़ा दोषी है, खलनायक है, जो बीजेपी को ऑक्सीजन दिया, जितने हिंदू मरेंगे, जितने हिंदुओं को सताया जाएगा, उतना बीजेपी पोलराइज करेगी। सवाल ये है मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर सुभाष राजभर जी थे, जिनका कहना है कि 1993 में जो गोलियां चली थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ही तरफ से चलाई गई थी और बीजेपी की ही साजिश थी। और जहां तक बात करें अभी चंदा घोटाले की, तो इनका कहना है कि चंदा घोटाला नहीं हो रहा है, ये चंदा डकैती हुई है और बीजेपी हमेशा से हर मुद्दे पर डकैती की है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय।